हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के सेशन में देखने वाले हैं व्हाट इज अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट। तो अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट कहाँ पे होता है? पहले तो ये उन डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज में होता है। ये टेम्परेचर का इंक्रीज होता है बेसिकली डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज में, जहाँ पे अर्बन, जहाँ पे रूरल और सब अर्बन एरिया से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो दो दो डिग्रीज का टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन जो है, हीट जो आ रही है, सोलर रेडिएशन जो आ रही है सन से, वो ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि ट्री कवर कम है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन कम हो पाता है। एंड कंक्रीट से बना हुआ है सारी बिल्डिंग्स, एंड जो रोड्स है उनका भी कंक्रीटाइजेशन हो रखा है, जिसकी वजह से सरफेस जो है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। एंड क्योंकि ट्री कवर कम है, वाटर बॉडीज कम है, उसकी वजह से जो इवापोरेशन एंड प्लांट ट्रांसपिरेशन के थ्रू हमारे हीट लॉस होती है वो कम हो पाती है। अब देखा हमने कि कंक्रीटाइजेशन है हर जगह पे, जिसकी वजह से जो ग्राउंड स्टोरेज है, रेनफॉल से जो रिचार्ज होता है वो भी कम हो पाता है। अगर इसको कंपेयर करते रूरल एरियाज के साथ, वहां पे ग्राउंड स्टोरेज है जो रेनफॉल का वो ज्यादा होता है, क्योंकि ट्री कैनपी है वहां पे, तो बेसिकली वो रिफ्लेक्शन ज्यादा कर पाते हैं जो सोलर रेडिएशन आ रहा है इसका। एंड देन प्लांट ट्रांसपिरेशन, जो कि प्लांट के स्टोमेटा एंड प्लांट के मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, उसका जब इवेपोरेशन होता है, प्लांट ट्रांसपिरेशन, वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट उस रीजनल एरिया में क्रिएट होता है। तो अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट अगर रूरल और सब अर्बन एरिया से कंपेयर करें तो 2 डिग्री हायर होता है। मटेरियल क्यों होता है? हमने देखा रोड एंड रूफ पे क्या आप मटेरियल यूज कर रहे हो, जैसे कि कंक्रीट हो गया, एसफाल्ट, ब्रिक्स जो यूज किए जा रहे हैं, वो ओपेक होते हैं, जिसकी वजह से वो इस लाइट को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, एंड उनकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है, एंड वो इस हीट को एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी उनकी ज्यादा होती है अगर रूरल एरियाज के साथ उनको कंपेयर करें तो। रूरल एरियाज जहाँ पे ओपन स्पेस ज्यादा होती है, ट्री ग्रास कवर ज्यादा होता है। इवापो ट्रांसपिरेशन हमने देखा, दो टर्म्स का दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। इवापोरेशन, जिसमें हमने देखा कि जो मूवमेंट होता है वाटर का टू दी सराउंडिंग एयर, एंड ट्रांसपिरेशन जो वाटर का मूवमेंट होता है प्लांट के ही अंदर, जो स्टोमेटा के अंदर वाटर कंटेन करता है, उसका जब इवापोरेशन होता है उसको इवापो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ग्रास प्लांट्स ट्रीज, ये जो सब अर्बन एंड रूरल एरियाज है वहां पे ज्यादा होता है। इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है डायरेक्टली एयर क्वालिटी पे सिटी की, जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा हो जाती है, तो वार्म टेम्परेचर रहता है जनरली, जिसकी वजह से ऐसी स्पीशीज जिनको वार्म टेम्परेचर अच्छा रहे, जिनको जिसमें वो कॉलोनाइज कर पाते हैं, वो ज्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जैसे लिजर्ड्स हो गया या फिर गीकॉक्स हो गया। इसके अलावा हीट क्रैम्प्स, स्लीप डेप्रीवेशन और मोर्टालिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है इन द ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन अर्बन टेम्परेचर स्ट्रेस्ड एरियाज में। इसी से रिलेटेड इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो NAMP, दैट इज नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसको ओवरसी करता है CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस प्रोग्राम के अंडर 800 से ज्यादा एक्टिव स्टेशन है जो कि इंस्टॉल किए गए एंड वर्क कर रहे हैं इन थ्री मोर देन 300 cities and towns, 28 states and 6 UTs के अंदर, जिसमें बेसिकली एयर क्वालिटी को ऑल ओवर इंडिया मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा WHO का ग्लोबल एम्बिएंट अर्बन एयर पोल्यूशन डेटाबेस है, जिससे हमें पता चलता है कि एनुअल मीन कंसंट्रेशन कितना है अलग अलग पॉल्यूटेंट्स का, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 आ जाता है। इसके अलावा पूरे रीजनल एरियाज जो हैं, जैसे सिटी है पर्टिकुलर या फिर टाउन है, उनका कितना एवरेज आ रहा है ईयरली वाइज पे, वो इससे कैलकुलेट होता है। उसके बाद हम और भी ज्यादा इफेक्टिव जो प्रिडिक्शन मॉडल है उसको क्रिएट कर सकते हैं। देन कम्स द डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड द आउटडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो आउटडोर से काफी ज्यादा अलग होता है। इंडोर में हम कुछ मेजर फैक्टर्स देखते हैं जिस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे प्लेन से जो पेंट है, प्लाईवुड है, कारपेंटिंग है, इनसे जो पार्टिकुलेट मैटर आता है, वुड स्टोव से जो कार्बन एमिशन हो रहा है, केरोसिन हीटर से जो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर डिटेल में बात करते हैं, टोबैको से स्मोक आता है, या फिर बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे प्लांट से जो पोलन होता है
वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेट और फंगाई, पेट के जो हेयर होते हैं, कुछ कुछ फंगाई एंड बैक्टीरिया होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा रेडॉन, ये एक ऐसी गैस होती है जो कि नेचुरली जो ग्राउंड है वो एमिट करता है। तो रेडॉन जो है वो हमारे बेसमेंट जो होते हैं बिल्डिंग के, उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। एंड ये इसके साथ अगर आपका बड़े लंबे टाइम तक एक्सपोजर हो रहा है रेडॉन के साथ, तो ये कैंसर भी, इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन कैंसर। तो रेडॉन हो गया नेचुरली विच इज इमिटेड फ्रॉम अ गैस विच इज नेचुरली इमिटेड फ्रॉम द ग्राउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमने बात की, पॉइजनस गैस होती है, कोई स्मेल नहीं होती, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता। कहाँ से प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस जब फ्यूल को हम बर्न करते हैं, बट वो फुली बर्न नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल गैस, कोल, ऑयल या फिर वुड, उसको जब बर्न करते हैं। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारी एक गैस है जो बेसिकली आती है कारपेट से या फिर पार्टिकल बोर्ड से, इंसुलेशन फोम से। आईज एंड नोज में इरिटेशन क्रिएट करती है, एलर्जीज क्रिएट करती है। And इसके अलावा हमने देखा भी था पहले इन्वायरमेंट के सेशन में, एस्बेस्टॉस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए। तो अगर इंडोर पोल्यूशन की बात करते हैं तो बहुत अलग फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आउटडोर फैक्टर्स की बात करते हैं तो दो टाइप के पोल्यूटेंट्स होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन से फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो आते हैं, एंड सेकेंडरी में डिफरेंट पार्टिकल्स आते हैं जिसमें ओजोन भी हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड भी हो गया। इसमें अगर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं पोल्यूटेंट्स में, तो दो टाइप के होते हैं, एक तो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स और एक होता है गैसियस पोल्यूटेंट्स। तो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स में चार आते हैं कैटेगरीज, दैट इज लेड, फ्लाई ऐश, मेटालिक ऑक्साइड्स और नैनो पार्टिकल्स। बट अगर गैसियस पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो VOCs, that stands for volatile organic compounds, benzene, ethylene, asbestos, radon जो कि अर्थ एमिट करता है नेचुरली, ये सब हमारे गैसियस पोल्यूटेंट्स में आ जाते हैं। तो मेजर कैटेगराइजेशन ये दो ही होती है, पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स एंड देन गैसियस पोल्यूटेंट्स। डेथ्स की बात करते हैं which are linked to the outdoor and household air pollution. 7 million people they die prematurely every year from air pollution, जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, इंडोर पोल्यूशन एंड ऑल्सो आउटडोर पोल्यूशन। जिसमें से 21% of the deaths are due to pneumonia, then 20% are from strokes, heart diseases, then also chronic obstructive pulmonary diseases and also lung cancer. तो मेजोरिटी हम देख सकते हैं, 7 million people they die prematurely. इसके अलावा रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 हमें बताता है कि मोर देन 800 मिलियन पीपल इन इंडिया दे वर एक्सपोज टू हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन इन 2017। जो फैक्टर्स अभी हमने देखे इंडोर पोल्यूशन से रिलेटेड, उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं 846 मिलियन पीपल, दैट फॉर्म 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो हम देख सकते हैं 60% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय द इंडोर पोल्यूशन। क्यों मैटर करता है हमारे लिए इंडोर एयर क्वालिटी? तो उसके अलग अलग फैक्टर्स हो जाते हैं। इंडोर आउटडोर एयर क्वालिटी की क्या क्या सोर्सेज होते हैं, इंडोर एयर क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए क्या सोर्सेज हो सकते हैं? आउटडोर सोर्सेज में देखें तो ट्रैफिक है, हाउस होल्ड कंबशन से भी एमिशन आ रहा है, इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट फायर हो रहा है, रोड पे डस्ट है उसका रेगुलेशन नहीं है, वेजिटेशन जैसे पोलन हमने देखा प्लांट्स में, उसका भी रोल आ जाता है। इसके बाद इंडोर एयर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं उसको डायरेक्टली? बिल्डिंग मटेरियल कैसा यूज कर रहे हैं, हीटिंग एंड कंबशन अप्लायंसेस को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वाटर सिस्टम है, लीकेज है, कंडेंसेशन है, कैसे वो पूरे घर में इवॉल्व हो रहा है। इसके बाद क्लीनिंग एजेंट्स क्या कर रहे हैं, उससे भी बहुत सारे ऑर्गेनिक ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिससे ह्यूमन जो है डायरेक्टली रिलेशन में आता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। एक्टिविटीज होती है जैसे स्मोकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, या फिर विंडोज क्लोज है, वेंटिलेशन कितना है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है, इरिटेशन, हेडेक्स, फटीग, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, डिजीजेस जो सीधा इंडोर पोल्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें एस्थमा, लंग कैंसर, जो हमने पहले भी देखा, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हीट स्ट्रोक, एक्यूट टॉक्सिकेशन, ये सब रिलेटेड होता है वाया दी
इंडोर पोल्यूशन। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आता है, दैट इज रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, एमिशंस रिड्यूस करने की बात करता है, इंटरनेशनली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, इट इज लिंक्ड टू यूएनएफसीसीसी, 2005 में फोर्स में आया था एंड इट वाज अडॉप्टेड इन क्योटो इन जापान। ये बात करता है डेवलप्ड कंट्रीज की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो करंट हाई लेवल है उनका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का एटमॉस्फेयर में, इट जो कि रिजल्ट है पिछले 150 ईयर से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे हैं हमारे डेवलप कंट्रीज, तो उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इसके लिए। डिटेल्ड रूल्स क्या होने चाहिए उसको ये बताता है। दो फेजेस के इसने टारगेट्स दिए थे, फेज वन जो कि 2008 से 12 तक गया था, फेज टू जो कि 2013 से 20 तक गया था। एंड यहाँ पे बात होती है इन्फोर्समेंट कैसे किया जाए जिससे सस्पेंशन हो सके, एमिशन ट्रेडिंग की बात करता है, एडिशनल एमिशन रिडक्शन कैसे हो सकता है। इसके बाद डिफरेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के लिए। फेज वन में हमने जैसे देखा इसने टारगेट दिया था ऑफ कटिंग डाउन द एमिशंस बाय 5%। इसके अलावा फेज टू में इसने टारगेट दिया ऑफ कटिंग डाउन द एमिशंस बाय एटलीस्ट 18%। डिटेल्ड रूल्स हमने देखा। एंड इसके अलावा मराकेश अकॉर्ड भी आया है, दैट वाज अडॉप्टेड एट द कॉप 7 इन 2001, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। So that is all. Thank you so much for joining today, and we will continue in the next session.